आज के तारीखी सम्मेलन में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर मैं अपनी तरफ से प्रतिनिधियों की तरफ से अपने और आपके सभी के कल की उम्मीदों के एक ऐसे आफताब को मुबारकबाद देना चाहता हूं जिन्हें आज सब ने एक राय और एक आवाज से समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है। इस स्टेज पर सभी नेता साहिबान इस बात के गवाह होंगे और खास तौर से वो सभी लोग जो उस वक्त जब समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था बेगम हजरत महल पार्क में, और हमने ही उस दिन पार्टी का संविधान पेश किया था। मुझे ये सौभाग्य हासिल है कि समाजवादी पार्टी के पहले कौमी सदर रफीकुल मुल्क मुलायम सिंह यादव जी का नाम पेश कराने और उनके अध्यक्ष होने की मंजूरी का ऐलान करने का भी मुबारकबाद देने का सौभाग्य हासिल रहा है। समाजवादी लड़ाई की शुरुआत जहां से हुई थी मैं अपने इन नौजवानों से कहूंगा कि आप जितनी तादाद में हैं इससे कहीं ज्यादा लोग बहुत खामोशी से बैठे हैं। आप उनका अधिकार छीनने का हक नहीं रखते, ये गलत बात है। आप कुछ लोग इन सब लोगों के साथ बेईमानी नहीं कर सकते। नहीं, आप आगे खड़े हैं इसका ये मतलब नहीं है कि पीछे बैठे हुए लोगों का आप अधिकार छीन लें ना, गलत बात, बिल्कुल गलत बात। इसलिए मैं आपसे एक बहुत पुरानी बात से शुरुआत करता हूं जहां से समाजवादी इतिहास का पहला पन्ना लिखा गया था। ये बहुत तकलीफ के दिन थे। समाजवादी आंदोलन समाप्त हो चुका था और समाजवादियों का नाम इतिहास के पन्नों से निकालने की साजिश थी और गर्द आ गई थी उस पर। तब मुलायम सिंह यादव जी ने हिम्मत की और बिहार से कपिल देव सिंह जी ने इस समाजवादी आंदोलन को दोबारा शुरू करने की कमर कसी। सारे लोग एक जगह हुए और ये वो जमाना था जब समाजवादी आंदोलन की शुरुआत हम सबके पसीने से शुरू हुई। ये कारवां जब आगे बढ़ा और 30 अक्टूबर 1990 आया
उस वक्त तक ये आंदोलन खून में नहा चुका था और बेशुमार लोगों ने अपनी कुर्बानियां देकर इस आंदोलन को जिंदा रखने की कसम खाई थी। 30 अक्टूबर 1990 के बाद एक बहुत बड़ा दिन और एक बहुत बुरा दिन हिंदुस्तान की जमहूरियत ने देखा और वो दिन था 6 दिसंबर 1992 का। लेकिन समाजवादियों, हमें आज भी अच्छी तरह याद है कि जब नेताजी की बुलाई हुई मीटिंग में, मुलायम सिंह यादव जी की बुलाई हुई मीटिंग में हमारे आंसू हमारी आंखों से निकलकर जमीन पर गिर रहे थे, उस वक्त खड़े होकर हमसे ये कहने वाला वो शख्स कि ये वक्त आंसू बहाने का नहीं है, ये वक्त तैयारी का है, ये वक्त एक नई लड़ाई का ऐलान करने का है। और तब एक बहुत पुराना शेर था, यकीन महकम अमल पे हम मोहब्बत फातह आलम, जिहादे जिंदगानी में ये है मोमिन की शमशीर। और ये ताकत लेकर समाजवादियों ने एक नया आंदोलन शुरू किया। समाजवादियों, तुम्हारा इतिहास मामूली इतिहास नहीं है। जमाना तुम्हारे इतिहास को नजरअंदाज नहीं कर सकेगा। और याद रहे, हिंदुस्तान की तमाम फाशिस्ट ताकतों को याद रहे, कि जब तक भारत के पास संविधान है, जब तक हिंदुस्तान एक दस्तूर से चलता है, हिंदुस्तान की रहने वाली दूसरी बड़ी आबादी के साथ अन्याय का मतलब देश के आने वाले कल के साथ खिलवाड़ करना होगा। या तो दस्तूर खत्म हो, या तो अधिकार खत्म हो, वरना जब तक दस्तूर है, जब तक संविधान है, इसको मनवाने वाले लोगों का ये मंच जिंदा है और जिंदगी की आखिरी सांस तक संविधान की रखवाली के लिए ये मंच लड़ाई लड़ता रहेगा। हालात ये हुए हैं दोस्तों कि वायदा किया था देश के बादशाह ने लाखों नौजवानों को नौकरी देने का, वायदा किया था घर पर 25 लाख से 30 लाख रुपया तक पहुंचाने का। कहां गए वो वादे? लोग नौकरी मांगते हैं तो जवाब मिलता है रुक जाओ, हम तुम्हें नौकरी देंगे। मेरी बात गौर से सुनना, आप तुम नौकरी मांगते हो, बादशाह इनकार नहीं करता, क्योंकि बादशाह बादशाह होता है। और ये बात मैं बहुत बार कह चुका हूं, बादशाह झूठा नहीं होता और झूठा हो तो बादशाह नहीं होता। बादशाह बादशाह है 130 करोड़ हिंदुस्तान के बादशाह से। जब भूखे पेट रोटी मांगते हैं, जब रोती हुई मांओं के आंसू अपने बच्चों की जिंदगी मांगते हैं, गोरखपुर की महिलाएं
अपने मासूमों की लाशों को हाथ में लेकर उनकी लाशों का हिसाब मांगते हैं, तब देश का बादशाह कहता है कि रुक जाओ, रुक जाओ, इन मासूमों का हिसाब मत मांगो, पहले मुझे गुजरात में तेजाब में कुछ मासूम बच्चों को गलाने दो। और पूरा हिंदुस्तान सहम सा जाता है, खामोश हो जाता है। तुम नौकरी मांगते हो तो बादशाह नौकरी देने से इनकार नहीं करता, बल्कि बादशाह यह कहता है कि पहले देश की दूसरी बड़ी आबादी जो तुम्हारा अनाज खा जाती है, पहले उससे निपट लेने दो, मुसलमानों से निपट लेने दो, तब तुम्हारी भलाई का रास्ता सोचेंगे। हर सवाल का जवाब, हर समस्या का हल, हर दर्द की दवा, हर जख्म का मरहम आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के पास मुसलमान, मुसलमान और बस मुसलमान है। बहस छेड़ी गई, कौन हमारा पूर्वज है और कौन हमारा पूर्वज नहीं है। हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज्य जो दूसरा हिंदुस्तान है, छोटे बादशाह ने कहा कि मुगल हमारे पूर्वज नहीं हैं, हमारे पूर्वज भी नहीं हैं, हमारे पूर्वज मुगल नहीं हैं। योगी जी, आपसे किसने कह दिया कि हमारे पूर्वज मुगल हैं? योगी जी, इतिहास पढ़ो, आरएसएस का किताबचा मत पढ़ो, इतिहास पढ़ो। इतिहास वही पढ़ेगा जो इतिहास को पढ़ना जानता हो, जिसके पास इतिहास पढ़ने की आंखें हो। इतिहास पढ़ो योगी जी, इतिहास पढ़ो। मुगल खुद नहीं आए थे, नहीं आए थे मुगल खुद। मुगलों को कौन लाया था, ये इतिहास पढ़ो। अकबर महान थे या नहीं थे, आज इसकी बहस का दिन नहीं है, लेकिन योगी जी ये बताओ, अकबर के सिपहसालार मानसिंह क्यों हुए थे? बताओ, हम जानना चाहते हैं कौन थे मानसिंह। जोधाबाई से उनका क्या रिश्ता था जो आपकी पत्नी थी? बताओ योगी जी। हमारे पूर्वज नहीं थे मुगल, ना कल हमारे पूर्वज थे, ना आज हैं, ना कल होंगे। हमने आपके सामने 1000 बार कहा है कि हमें हमारा दीन, हमारा कुरान, हमारी हदीस, हमारे नबी का फरमान है, खबरदार किसी के मजहबी पेशवा का अपमान मत करो। और क्यों? इसलिए कि तुम्हारी किताब जो तुम्हारी रूह है, 1500 बरस के बाद भी उसका एक नुक्ता न कम हुआ है, न एक नुक्ता बढ़ सका है, एक नुक्ता भी। वो किताब, वो आसमान की किताब तुमको हिदायत देती है, तुम्हें इत्तला देती है, तुम्हें जानकारी देती है, तुम पर पाबंदी आयत करती है और तुम्हें बताती है कि 1,20,000 पैगंबर इस जमीन पर हमने भेजे। अल्लाह ने ये आए उसका पैगाम लेकर, लेकिन तुम्हारी इस किताब में सिर्फ चंद का जिक्र है, ये तुम्हारे नबी हुए। मैं आपसे जानना चाहता हूं, 1,20,000 वो पैगंबर और वो नबी कौन थे? लिहाजा बहस हुई इस पर उलमा के बीच, और उलमा ने यह तय किया कि दुनिया में जो महापुरुष पैदा हुए
उनके बारे में इसलिए कुछ न कहो क्योंकि हो सकता है वो अपने जमाने के पैगंबर रहे हों, अल्लाह के दूत रहे हों, इसलिए उनकी शान में गुस्ताखी मत। योगी जी, मुगल हमारे आदर्श नहीं हैं, हमारे आदर्श राम हैं, हमारे आदर्श कृष्ण जी भी हैं। लेकिन योगी जी, हिंदुस्तान की दूसरी आबादी आपसे जानना चाहती है, बताइए मोहम्मद साहब आपके आदर्श हैं या नहीं हैं? हजरत इमाम हुसैन आपके आदर्श हैं या नहीं हैं? बताओ योगी जी, बताओ। हजरत ईसा मसीह आपके आदर्श हैं या नहीं हैं? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, जिसने समंदर के किनारे अपनी फौजों से कहा कि कश्तियों को आग लगा दो, आग लगा दी कश्तियों को। सामने दुश्मन था, बहुत ताकतवर दुश्मन था और बहुत मामूली सी ताकत की फौज खड़ी थी। और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि सुनो, तुम्हारे पास पैगाम हक है और तुम्हारा यह ईमान है कि तुम्हारी जिंदगी का मालिक वो है जिसके लिए आज तुम मैदान अमल में निकले हो। एक तरफ समंदर है, दूसरी तरफ तुम्हारा दुश्मन है, इधर भी मौत है, उधर भी मौत है। ये बुज़दिली की मौत है और वो शहादत है। बताओ कौन सा रास्ता इख्तियार करोगे? बताओ योगी जी, आप इन्हें अपना आदर्श मानते हो या नहीं मानते हो? हमने बता दिया कि हम बापू को अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन नाथूराम गोडसे को हम बापू का कातिल मानते हैं। नाथूराम गोडसे हमारे आदर्श नहीं हैं। इसलिए समाजवादियों, बहुत कठिन घड़ी है। तुम्हारी जिंदगी बहुत बुरे हालात से गुजर रही है। मैं अपने नौजवान कायद से, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से यह कहने आया हूं कि आज आप दूसरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हो, लेकिन सच्चाई यह है कि आज आपने हमारे दिलों पर हुकूमत की शुरुआत की है। कल आप उस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए थे जब आपकी सरकार थी, जब आपके पास ताकत थी, जब आपके एक हुक्म पर बहुत कुछ बदल जाया करता था। लेकिन आज ये तमाम लोग वो हैं जो आपके एक हुक्म पर अपने खून की बूंदें छिड़कने के लिए तैयार हैं। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन तो कभी आसमान नहीं मिलता। ना मैं गुरु जी से मिसरा पूछ कर आया हूं, ना यकीन हो माकम
नौजवानों, ये बदला हुआ शेर अपनी जिंदगियों में उतार कर लेकर जाना। यकीन हो महकम और अमल पे हम, यकीन हो महकम और अमल पे हम, जमीन भी मिलती है और आसमां भी मिलता है। यकीन हो महकम और अमल पे हम, जमीन भी मिलती है और आसमां भी मिलता है। बादशाह हनीप्रीत राम रहीम को नरक में ले गई और आपकी मनी प्रीत देश को नरक में ले गई। वाह बादशाह वाह, देश के 2-3 लोगों से देश लुटवा दिया तुमने। मासूमों के मुंह से रोटी का निवाला छीन लिया तुमने। करोड़ों नौजवानों को नौकरियों का दिलासा देकर उनसे नौकरियों की आस छीन ली तुमने। और जब देश में कोई सवाल उठा, मुसलमानों का नाम ले दिया तुमने। हिंदुओं और मुसलमानों, आओ एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। और कैसे होती है वो शुरुआत? मैं अपने आप को कहता हूं कि आई एम द मोस्ट हेटेड पर्सन ऑफ इंडिया। मुझे यह मालूम है कि मुझसे बहुत नफरत करने वाले लोग रहते हैं। मुझे देशद्रोही कहते हैं, गद्दार कहते हैं, भारत मां को डायन कहने वाला कहते हैं, मेरे सर की कीमत लगाते हैं, मेरी जबान की कीमत लगाते हैं। और मैं मासूम बेटियों को पढ़ाता हूं, बच्चों को पढ़ाता हूं, मैं स्कूल बनाता हूं गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, उनसे फीस नहीं लेता। सीबीएसई बोर्ड के स्कूल में 20 रुपया फीस लेता। मैं एक विश्वविद्यालय चलाता हूं कमजोरों के लिए, गरीबों के लिए। और दिन रात ये सुनता हूं कि देशद्रोही है, गद्दार है। और देखो, वही शख्स जिससे न जाने कितने लोग उसके नाम से, उसके काम से नफरत करते हैं। मेरा मकान, यहां बैठे हुए तमाम लोगों ने देखा है, मेरे मकान के पास एक बहुत बड़ा पार्क है और उसका बहुत शानदार दरवाजा है। मीडिया के लोग जब मुझसे बात करने आते हैं तो उस दरवाजे पर रुककर मेरे घर की घंटी बजाने के लिए बेल देखना चाहते हैं। और जब उन्हें दरवाजे पर बेल नजर नहीं आती तो मेरे मोहल्ले के लोगों से पूछते हैं कि खान साहब के इस महल की घंटी कहां से बजती है? तो बताते हैं कि नहीं, ये उनका महल नहीं है, ये तो पार्क है। उनका घर तो और अंदर गली में जाकर आता है। मैं वहां रहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा मुकाम महल ना हो, आलीशान आरामगाह ना हो। मेरा मुकाम एक रिक्शा चलाने वाले के टूटे हुए दिल के अंदर हो। मेरी याद एक नस्ल से लेकर दूसरे नस्ल के कारवां तक अखिलेश यादव जी के दिल के अंदर हो। और अगर हम ये जगह हासिल नहीं कर सके तो हमारी 5 दहाइयों की मेहनत बेकार चली गई। दोस्तों, क्यों कही है ये बात आपसे? इसलिए कही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे रहने के लिए 5 सितारा होटल में बहुत से कमरे रखे थे, बहुत से कमरे। लेकिन सुंदरलाल इंटर कॉलेज में जो मेरे गुरु थे, जिनका नाम रहमत अली नहीं है,
जिनका नाम मोहम्मद यूनुस नहीं है। मेरे गुरु का नाम गजेंद्र शर्मा जी है और वो हिंदुओं के मोहल्ले में रहते हैं जहां कोई मुसलमान नहीं रहता। ये मोस्ट हेटेड पर्सन जिसका सर उतारना चाहती है आरएसएस, जबान काटना चाहती है, इनाम रखती है, वो गुजरी रात एलानिया अपने गुरु के घर में ठहरा था, हिंदू के घर में, हिंदुओं के मोहल्ले में, और मुझे अपनी जान का कोई खतरा और कोई डर नहीं था। ये है हिंदुस्तान, ये है मेरा भारत महान। वो भारत महान नहीं है जिसमें ट्रेन से उतार कर लोगों के पेट चाक कर दिए जाएं और उसके अंदर खाना तलाश कर दिया जाए। वो भारत महान नहीं है। इसलिए साथियों, हम आज के सम्मेलन को अपनी मंजिल की शुरुआत मानते हैं। हम बहुत दुखी मन से आते हैं आपके बीच। हम बेहिस इंसान नहीं हैं। हमें मालूम है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का दिल कितना भारी है। आज जिस महान व्यक्ति को आज यहां होना चाहिए था, उनकी खैर मौजूदगी आज सभी के दिलों पर बहुत भारी है। लेकिन अजीजों, कुछ सवालों का जवाब हमें आपसे भी चाहिए और हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी कहना चाहते हैं। ये हम अपनी अर्जदाश्त, अपना गम, अपनी उमंग, अपनी उम्मीद हम आपके दरमियान बिलाना चाहते हैं और एक बार फिर राज्य सम्मेलन की उस बात को हम आपके बीच रखना चाहते हैं कि हमारे दिल का जख्म बह रहा है। इसे नासूर बनने से रोकिए। हिंदुस्तान की आजादी के 70 साल, आजादी के सपने के बाद के 70 साल हमारे लिए सुकून के 70 बरस नहीं थे। अखिलेश जी, हिंदुस्तान की दूसरी आबादी का दर्द महसूस करें आप। मेरे बड़े भाइयों, मेरी टोपी की लाज रखो आप। ये दस्तार अगर गिर गई तो देश महान नहीं रह जाएगा। टीपू सुल्तान की कुर्बानी और अशफाकुल्लाह खां की कुर्बानी पर इतिहास क्या कहेगा, आप सोचो। मैं आज ये दर्द एक बार फिर दोहराना चाहता हूं। बहुत कुछ गिर गया और जो गिराने का इरादा है उसे बचा लो आप। बहुत बड़ी ताकत आपके पीछे खड़ी है, शायद आपको उस ताकत का अंदाजा नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत कुछ करने के बाद आपने खो दी, ये सच है। लेकिन जो सरकार है वो सरकार नहीं है, वो सरकश सरकार है। उस सरकार से किसी को इत्तेफाक नहीं है। उस सरकार की आम इंसानों के बीच कोई मान्यता नहीं है। आप इस सच से भी वाकिफ हो। 6 महीने गुजरने के बाद भी वो सरकार ये नहीं बता सकी कि वो भी सरकार है। इसलिए अखिलेश जी, हमारे नौजवान, कल की उम्मीद, हमारे अरमान, हमारी आस, 130 करोड़ हिंदुस्तान के धड़कते हुए दिल की धड़कन से कहना चाहता हूं कि संभालो बागडोर। खौफ, डर, कल क्या होगा, सीबीआई की जांच, ये सब आपके इरादों को, आपके मजबूत कदम को रोक नहीं सकती। सबक लो समाजवादियों, बिहार से सबक लो। लालू यादव जी पर कौन सा सितम नहीं ढाया गया।
लेकिन सीबीआई और ईडी का खौफ लालू यादव जी के कदमों को डगमगाने में कामयाब नहीं हो सका। और याद रखो, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। जुल्म की इंतहा है, जुल्म की इंतहा है। जुल्म किसके साथ होने वाला है? आपके साथ नहीं, इस स्टेज पर बैठे हुए बहुत से लोगों के साथ नहीं, ये जुल्म हम पर होने वाला है। और हम जानते हैं कि हमारे साथ जुल्म होने वाला है। हम जानते हैं कि आने वाला चुनाव और उसकी इबारत हमारे खून से, हमारे लहू से लिखी जा सकती है। हम ये जानते हैं कि गुजरात अपनी सरहदें तोड़कर बाहर निकल सकता है, ये हम जानते हैं। लेकिन याद रहे फाशिस्टों, तुमको भी याद रहे, तुमको भी याद रहे, और ये सबक हमको भी याद रहे कि खून के धब्बे, मासूमों की चीखें और बेवाहों की आहें हमसे हिंदुस्तान की मोहब्बत का आज़म छीन नहीं सकती। हम कल भी हिंदुस्तानी थे, हम आज भी हिंदुस्तानी हैं। और याद रखो फाशिस्टों, जिस तरह मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को पाकिस्तान नहीं ले जाया जा सकता, उसी तरह आजम खान और इस देश में रहने वाले करोड़ों इंसानों को पाकिस्तान नहीं ले जाया जा सकता। ये वतन हमारा है, हमारा है, हमारे पूर्वजों का है ये वतन। इस वतन से हमें बेदखल नहीं किया जा सकता। और जब हमें इस वतन से बेदखल नहीं किया जा सकता, मैं तो ये कह चुका हूं कि अगर हमारी वजह से देश को कोई परेशानी है, लगता है मोदी जी आपको कि हमारे वोट से सरकारें बदल जाती हैं, हिम्मत करो, हिम्मत करो। बादशाह चुनौती देकर कहता हूं, हिम्मत करो बादशाह, मुसलमानों से वोट का अधिकार छीन लो, छीन लो अधिकार। और यह भी चुनौती से कहता हूं कि जिस दिन भारत के मुसलमानों से उनके वोट का अधिकार छीन लोगे, उस दिन तुम्हारे हाथ में सत्ता नहीं रह जाएगी, हरगिज़ नहीं रह। मजबूर मत करो हमें जहर खाने के लिए, बादशाह मजबूर मत करो। रोहिंग्या मुसलमानों की वजह से हमारे ऊपर किसी जुल्म का मंसूबा तैयार मत करो। बताओ, पत्रकार लंकेश की हत्या क्यों हुई और उसका हत्यारा कौन है, बताओ। और ये कैमरे वालों, हमसे बहुत प्रेम करते हो आप, सारा दिन एक टीवी है जिसके साथ अंग्रेजी में हिंदुस्तान का नाम लिखा हुआ आता है, टाई लगाते हैं उसके मालिक साहब, टाई लगाते हैं और मेडिकल कॉलेजों का अपने दलालों से सौदा कराते हैं। एक चैनल है जिस पर एक बहुत सुंदर व्यक्ति सारा दिन उपदेश देते हैं जैसे कोई महात्मा हो। 500 करोड़ की दलाली में 6 महीने जेल काट कर आए हैं। ये उपदेश देने वालों, हमारे पास तो 1 मिनट का इश्तिहार देने का भी पैसा नहीं है, लेकिन ये हमारा सौभाग्य है, आपके चैनल सारा दिन हमें गाली देते हैं। हम कहते हैं खूब गाली दो, यूं कि जब तुम गाली देते हो तो मेरा कमजोर रिक्शा वाला कहता है शाबाश आजम खान, शाबाश। मैं कहता हूं खूब गाली दो,
जितनी तुम गाली देते हो उतनी मेरे कमजोर हाथ की मुट्ठियां मजबूत होती हैं। मेरी तारीफ मत कर देना, मेरी तारीफ करोगे तो ये बंद मुट्ठियां खुल जाएंगी और मेरा कमजोर पत्थर तोड़ने वाला कहेगा कि चैनल बिका था, अब खान भी बिक गया। इसलिए ताकत बनो नौजवानों, बुजुर्गों, ताकत बनो, समाजवादी इतिहास की ताकत बनो, आने वाले समाजवादी कल की ताकत बनो। अपने गुजरे हुए कल से सबक हासिल करो, याद करो। फ्रिज से गोश्त निकालकर यह तय कर दिया गया कि यह गोश्त किस जानवर का है और फिर बेगुनाह की जान ले ली गई। देश के चलाने वालों बताओ किस गुनाह की सजा है यह हमारी? लोग तो न जाने क्या क्या सौदा कर लेते हैं। लोग हमारे कातिल के साथ, गुजरात के कातिल के साथ खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, हमारे कातिल के साथ अपनी महफिलों की शान बढ़ाते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ये हमारा कलेजा है कि मसीहा भी हमारा और कातिल भी हमारा। हम आपसे कहने आए हैं, इस मुसलमान का सब्र, मुसलमान की बर्दाश्त और आपके लिए, आपके वालिद मोहतरम के लिए मुसलमानों की मोहब्बत की इंतहा क्या है, बावजूद इसके कि मसीहा भी आप और नेता भी आप। हम सिर्फ आपसे ये उम्मीद करते हैं और आपसे उम्मीद ही नहीं करते हैं, आपसे यह अहद चाहते हैं कि कोई हालात हो, ईडी का डर, सीबीआई का खौफ, या तक कि खुदा न करे आपकी जान तक लेने का अगर मंसूबा हो तो अखिलेश जी, आपके कदमों में लग़्ज़िश नहीं आना चाहिए। कोई हो या न हो, याद रखना आप कि वो कोई आपके काम नहीं आएगा, वो कोई आपके काम नहीं आएगा जो सीबीआई से डर गया, जो ईडी से डर गया, जो पुलिस से डर गया, जो अपने भविष्य से डर गया, वो आपके काम नहीं आएगा। काम आपका एक पसीना और खुदा न करे आपके लहू की एक बूंद लाखों मुसलमानों के लहू और उनकी मौत का कारण बन जाएगी। बादशाह याद रहे, सिर्फ हिंदुस्तान की आंखें नहीं हैं जो इतिहास देख रही हैं, पूरी दुनिया की आंखें खुली हुई हैं और पूरी दुनिया ये जानती है कि डीमोनेटाइजेशन के नाम पर और हम कमजोरों के साथ जुल्म के नाम पर हिंदुस्तान की पूरी दुनिया में क्या हैसियत है। मत बदनाम करो। और नौजवानों, तमाम राजनीतिक दलों पर नजर डालो। आज देश की गद्दी उसके पास है जिसके पास कभी गुजरात की गद्दी होती थी। अरे आओ, तय करो। हिंदुस्तान का दिल गुजरात नहीं है, हिंदुस्तान का दिल उत्तर प्रदेश है। उसके हाथों में देश ले जाओ। जिसके पास उत्तर प्रदेश की गद्दी थी, हिंदुस्तान उसके हाथों में सौंपने की तैयारी करो। हीन भावना छोड़ो, ऐसा से कम तरीका लबादा अपने कांधों से उतार कर फेंको और यकीन दिलाओ और यकीन हासिल करो कि आप पर कभी ये उंगली न उठे कि किसी फाशिस्ट के साथ आपने समझौता कर लिया। कोई फाशिस्ट, कोई जालिम, कोई हमारा कातिल आपकी चौखट से होकर गुजर गया। बस ये यकीन हो जाए, हम अपने मालिक की कसम खाकर कहते हैं, आपका पसीना हमारा खून और आपका मुस्तकबिल हिंदुस्तान की खुशहाली। मैं फिर कहना चाहता हूं,
हम बहादुर शाह जफर की नस्ल हैं, वो हैं हमारे पूर्वज। 2 गज जमीन भी मिल न सकी कुएं यार में, हम वो हैं। हम सुल्तान टीपू की नस्ल कहलाए जा सकते हैं, जिसने अपने मासूम बच्चे अंग्रेजों के पास गिरवी रख दिए थे। हमसे हमारी गैरत का सवाल मत करो। अगर कोई सवाल हमसे करना है तो अखिलेश जी आप करो। अगर आप ये समझते हो कि हम आपकी राजनीति के लिए नुकसानदेह हैं, तो हम कसम खाकर कहते हैं, आप अभी कहो, हम हमेशा के लिए इस पिंडाल से चले जाएंगे, हमेशा। हमने जवानी की, अपनी जवानी की तस्वीर के साथ आज तक का लंबा सफर आपके साथ तय किया है। हमें आपके बहुत अच्छी बातें याद हैं। हमें याद है जब मोहतरम मुलायम सिंह यादव जी का जन्मदिन मनाया गया था और आप तशरीफ लाए थे, वो दिन हमें याद है। हमारी यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह किया था, वो दिन याद है। मेडिकल कॉलेज का संग बुनियाद रखा था, याद है। बहुत कुछ आपने हमको दिया। हमें सब याद है, हमें सब याद है। और जब हमें अखिलेश जी ये याद है, तो हमें ये भी याद है कि हमें आपके साथ रहना चाहिए। हमें आपकी बहुत सी खूबियां याद हैं। हम शमशान का जिक्र नहीं कर रहे हैं। हमें याद है कब्रिस्तान की दीवारें आपने बनवाई हैं। हमें याद है हमारे रोते हुए बच्चों के आंसू आपने पोंछे हैं, उनकी शिक्षा का इंतजाम आपने किया है, हमें याद है। और जब हमें ये याद है, तो हम उन यादों के सहारे आपसे कहना चाहते हैं कि कोई आपसे कुछ कहे, कोई आपको किसी राजनीतिक दल के बारे में मुसलमानों की गलत इत्तला दे, आप उन पर यकीन मत करना। आप इलेक्शन कमीशन के आंकड़े मंगा लेना और फिर यह तय करना मुसलमान आपके साथ है या मुसलमान किसी और के साथ है। मुसलमान आपके साथ एक तारीखी हकीकत की बुनियाद पर है, और इसलिए है कि 30 अक्टूबर 1990 से लेकर 5 अक्टूबर 2017 तक का एक सफर आपके साथ का है। लिहाजा ये कमजोर लोग कल भी आपके साथ थे, आज भी आपके साथ हैं, और ये आवाज जब तक दिल से निकलती है, ये आवाज आपके साथ है, ये आवाज हक के साथ है। आप हक के रास्ते पर हो, इसलिए हक पर चलने वाले लोग भी आपके साथ हैं। मैं इसी के साथ एक बार फिर आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के लिए दिल से मुबारकबाद देता हूं। बहुत सी गलतफहमियां थी हमारे बारे में कि हम आपको अध्यक्ष नहीं चाहते हैं। ये आपसे जिसने भी कहा, उसने अपनी मां की कोख के साथ नाइंसाफी की। वो धोखेबाज है, वो आपका नहीं है। जो हमें आपसे दूर करना चाहता है, वो आपका नहीं है। जो हमारे बारे में आपके कानों में कुछ कहता है, वो आपका नहीं है। आपको सिर्फ याद ये रहना चाहिए कि हमारे खून की छींटे कल से लेकर, जैसे मैंने कहा था कि हमने अपनी अगली नस्ल तक आपके हवाले कर दी है। हमारा कल भी आपके साथ था, हमारा आज भी आपके साथ है, और हम कश्तियां बदलने वाले लोग नहीं हैं। आस्तीनों में सांप रखकर अपने साथ चलने वाले लोग नहीं हैं। बहुत बहुत आज के तारीखी सम्मेलन में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर मैं अपनी तरफ से प्रतिनिधियों की तरफ से
अपने और आपके सभी के कल की उम्मीदों के एक ऐसे आफताब को मुबारकबाद देना चाहता हूं जिन्हें आज सब ने एक राय और एक आवाज से समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है। इस स्टेज पर सभी नेता साहिबान इस बात के गवाह होंगे, मुबारकबाद देने का सौभाग्य हासिल रहा है। समाजवादी लड़ाई की शुरुआत जहां से हुई थी, मैं अपने इन नौजवानों से कहूंगा कि आप जितनी तादाद में हैं इससे कहीं ज्यादा लोग बहुत खामोशी से बैठे हैं। आप उनका अधिकार छीनने का हक नहीं रखते। ये गलत बात है। आप कुछ लोग इन सब लोगों के साथ बेईमानी नहीं कर सकते। नहीं, आप आगे खड़े हैं इसका यह मतलब नहीं है कि पीछे बैठे हुए लोगों का आप अधिकार छीन लें ना। गलत बात, बिल्कुल गलत बात। इसलिए मैं आपसे एक बहुत पुरानी बात से शुरुआत करता हूं, जहां से समाजवादी इतिहास का पहला पन्ना लिखा गया था। ये बहुत तकलीफ के दिन थे। समाजवादी आंदोलन समाप्त हो चुका था और समाजवादियों का नाम इतिहास के पन्नों से निकालने की साजिश थी और गर्द आ गई थी उस पर। तब मुलायम सिंह यादव जी ने हिम्मत की और बिहार से कपिल देव सिंह जी ने इस समाजवादी आंदोलन को दोबारा शुरू करने की कमर कसी। सारे लोग एक जगह हुए और ये वो जमाना था जब समाजवादी आंदोलन की शुरुआत हम सबके पसीने से शुरू हुई। ये कारवां जब आगे बढ़ा और 30 अक्टूबर 1990 आया, उस वक्त तक ये आंदोलन खून में नहा चुका था और बेशुमार लोगों ने अपनी कुर्बानियां देकर इस आंदोलन को जिंदा रखने की कसम खाई थी। 30 अक्टूबर 1990 के बाद एक बहुत बड़ा दिन और एक बहुत बुरा दिन हिंदुस्तान की जमहूरियत ने देखा और वो दिन था 6 दिसंबर 1992 का। लेकिन समाजवादियों, हमें आज भी अच्छी तरह याद है कि जब नेताजी की बुलाई हुई मीटिंग में, मुलायम सिंह यादव जी की बुलाई हुई मीटिंग में हमारे आंसू हमारी आंखों से निकलकर जमीन पर गिर रहे थे, उस वक्त खड़े होकर हमसे ये कहने वाला वो शख्स कि ये वक्त आंसू बहाने का नहीं है, ये वक्त तैयारी का है, ये वक्त एक नई लड़ाई का ऐलान करने का है
और तब एक बहुत पुराना शेर था, यकीन महकम अमल पे हम मोहब्बत फातह आलम, जिहादे जिंदगानी में ये है मोमिन की शमशीर। और ये ताकत लेकर समाजवादियों ने एक नया आंदोलन शुरू किया। समाजवादियों, तुम्हारा इतिहास मामूली इतिहास नहीं है। जमाना तुम्हारे इतिहास को नजरअंदाज नहीं कर सकेगा। और याद रहे, हिंदुस्तान की तमाम फाशिस्ट ताकतों को याद रहे, कि जब तक भारत के पास संविधान है, जब तक हिंदुस्तान एक दस्तूर से चलता है, हिंदुस्तान की रहने वाली दूसरी बड़ी आबादी के साथ अन्याय का मतलब देश के आने वाले कल के साथ खिलवाड़ करना होगा। या तो दस्तूर खत्म हो, या तो अधिकार खत्म हो, वरना जब तक दस्तूर है, जब तक संविधान है, इसको मनवाने वाले लोगों का ये मंच जिंदा है और जिंदगी की आखिरी सांस तक संविधान की रखवाली के लिए ये मंच लड़ाई लड़ता रहेगा। हालात ये हुए हैं दोस्तों कि वायदा किया था देश के बादशाह ने लाखों नौजवानों को नौकरी देने का, वायदा किया था घर पर 25 लाख से 30 लाख रुपया तक पहुंचाने का। कहां गए वो वादे? लोग नौकरी मांगते हैं तो जवाब मिलता है रुक जाओ, हम तुम्हें नौकरी देंगे। मेरी बात गौर से सुनना, आप तुम नौकरी मांगते हो, बादशाह इनकार नहीं करता, क्योंकि बादशाह होता है। और ये बात मैं बहुत बार कह चुका हूं, बादशाह झूठा नहीं होता, और झूठा हो तो बादशाह नहीं होता। बादशाह है 130 करोड़ हिंदुस्तान के बादशाह से। जब भूखे पेट रोटी मांगते हैं, जब रोती हुई मांओं के आंसू अपने बच्चों की जिंदगी मांगते हैं, गोरखपुर की महिलाएं अपने मासूमों की लाशों को हाथ में लेकर उनकी लाशों का हिसाब मांगते हैं, तब देश का बादशाह कहता है कि रुक जाओ, इन मासूमों का हिसाब मत मांगो, पहले मुझे गुजरात में तेजाब में कुछ मासूम बच्चों को गलाने दो। और पूरा हिंदुस्तान सहम सा जाता है, खामोश हो जाता है। तुम नौकरी मांगते हो तो बादशाह नौकरी देने से इनकार नहीं करता, बल्कि बादशाह यह कहता है कि पहले देश की दूसरी बड़ी आबादी जो तुम्हारा अनाज खा जाती है, पहले उससे निपट लेने दो, मुसलमानों से निपट लेने दो, तब तुम्हारी भलाई का रास्ता सोचेंगे। हर सवाल का जवाब, हर समस्या का हल, हर दर्द की दवा, हर जख्म का मरहम आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के पास मुसलमान और बस मुसलमान है। बहस छेड़ी गई,
कौन हमारा पूर्वज है और कौन हमारा पूर्वज नहीं है। हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज्य जो दूसरा हिंदुस्तान है, छोटे बादशाह ने कहा कि मुगल हमारे पूर्वज नहीं हैं, हमारे पूर्वज भी नहीं हैं, हमारे पूर्वज मुगल नहीं हैं। योगी जी, आपसे किसने कह दिया कि हमारे पूर्वज मुगल हैं? योगी जी, इतिहास पढ़ो, आरएसएस का किताबचा मत पढ़ो, इतिहास पढ़ो। इतिहास वही पढ़ेगा जो इतिहास को पढ़ना जानता हो, जिसके पास इतिहास पढ़ने की आंखें हो। इतिहास पढ़ो योगी जी, इतिहास पढ़ो। मुगल खुद नहीं आए थे, मुगल खुद। मुगलों को कौन लाया था, ये इतिहास पढ़ो। अकबर महान थे या नहीं थे, आज इसकी बहस का दिन नहीं है। लेकिन योगी जी, ये बताओ, अकबर के सिपहसालार मान सिंह क्यों हुए थे? बताओ, हम जानना चाहते हैं, कौन थे मान सिंह? जोधाबाई से उनका क्या रिश्ता था जो आपकी पत्नी थी? बताओ योगी जी। हमारे पूर्वज नहीं थे मुगल, ना कल हमारे पूर्वज थे, ना आज हैं, ना कल होंगे। हमने आपके सामने 1000 बार कहा है कि हमें हमारा दीन, हमारा कुरान, हमारी हदीस, हमारे नबी का फरमान है, खबरदार किसी के मजहबी पेशवा का अपमान मत करो। और क्यों? इसलिए कि तुम्हारी किताब, जो तुम्हारी रूह है, 1500 बरस के बाद भी उसका एक नुक्ता न कम हुआ है, न एक नुक्ता बढ़ सका है। एक नुक्ता। वो किताब, वो आसमान की किताब तुमको हिदायत देती है, तुम्हें इत्तला देती है, तुम्हें जानकारी देती है, तुम पर पाबंदी आयत करती है और तुम्हें बताती है कि 1,20,000 पैगंबर इस जमीन पर हमने भेजे। अल्लाह ने ये आए उसका पैगाम लेकर, लेकिन तुम्हारी इस किताब में सिर्फ चंद का जिक्र है। ये तुम्हारे नबी हुए। मैं आपसे जानना चाहता हूं, 1,20,000 वो पैगंबर और वो नबी कौन थे? लिहाजा बहस हुई इस पर उलमा के बीच, और उलमा ने यह तय किया कि दुनिया में जो महापुरुष पैदा हुए उनके बारे में इसलिए कुछ न कहो क्योंकि हो सकता है वो अपने जमाने के पैगंबर रहे हों, अल्लाह के दूत रहे हों, इसलिए उनकी शान में गुस्ताखी मत। योगी जी, मुगल हमारे आदर्श नहीं हैं, हमारे आदर्श राम हैं, हमारे आदर्श कृष्ण जी भी हैं। लेकिन योगी जी, हिंदुस्तान की दूसरी आबादी आपसे जानना चाहती है, बताइए मोहम्मद साहब आपके आदर्श हैं या नहीं हैं? हजरत इमाम हुसैन आपके आदर्श हैं या नहीं हैं? बताओ योगी जी, बताओ। हजरत ईसा मसीह आपके आदर्श हैं या नहीं हैं? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, जिसने समंदर के किनारे अपनी फौजों से कहा कि कश्तियों को आग लगा दो, आग लगा दी कश्तियों को। सामने दुश्मन था, बहुत ताकतवर दुश्मन था, और बहुत मामूली सी ताकत की फौज खड़ी थी।
और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि सुनो, तुम्हारे पास पैगाम हक है और तुम्हारा यह ईमान है कि तुम्हारी जिंदगी का मालिक वो है जिसके लिए आज तुम मैदान अमल में निकले हो। एक तरफ समंदर है, दूसरी तरफ तुम्हारा दुश्मन है, इधर भी मौत है, उधर भी मौत है। ये बुज़दिली की मौत है और वो शहादत है। बताओ कौन सा रास्ता इख्तियार करोगे? बताओ योगी जी, आप इन्हें अपना आदर्श मानते हो या नहीं मानते हो? हमने बता दिया कि हम बापू को अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन नाथूराम गोडसे को हम बापू का कातिल मानते हैं। नाथूराम गोडसे हमारे आदर्श नहीं है। इसलिए समाजवादियों, बहुत कठिन घड़ी है। तुम्हारी जिंदगी बहुत बुरे हालात से गुजर रही है। मैं अपने नौजवान कायद से, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से यह कहने आया हूं कि आज आप दूसरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हो, लेकिन सच्चाई यह है कि आज आपने हमारे दिलों पर हुकूमत की शुरुआत की है। कल आप उस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए थे जब आपकी सरकार थी, जब आपके पास ताकत थी, जब आपके एक हुक्म पर बहुत कुछ बदल जाया करता था। लेकिन आज ये तमाम लोग वो हैं जो आपके एक हुक्म पर अपने खून की बूंदें छिड़कने के लिए तैयार हैं। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन तो कभी आसमान नहीं मिलता। ना मैं गुरु जी से मिसरा पूछ कर आया हूं ना, यकीन हो महकम नौजवानों, ये बदला हुआ शेर अपनी जिंदगियों में उतार कर लेकर जाना। यकीन हो महकम और अमल पे हम, यकीन हो महकम और अमल पे हम। जमीन भी मिलती है और आसमां भी मिलता है। यकीन हो महकम और अमल पे हम, जमीन भी मिलती है और आसमां भी मिलता है। बादशाह हनीप्रीत राम रहीम को नरक में ले गई और आपकी मनी प्रीत देश को नरक में ले गई। वाह बादशाह वाह, देश के 2-3 लोगों से देश लुटवा दिया तुमने। मासूमों के मुंह से रोटी का निवाला छीन लिया तुमने। करोड़ों नौजवानों को नौकरियों का दिलासा देकर उनसे नौकरियों की आस छीन ली तुमने। और जब
देश में कोई सवाल उठा, मुसलमानों का नाम ले दिया तुमने। हिंदुओं और मुसलमानों, आओ एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। और कैसे होती है वो शुरुआत? मैं अपने आप को कहता हूं कि आई एम द मोस्ट हेटेड पर्सन ऑफ इंडिया। मुझे यह मालूम है कि मुझसे बहुत नफरत करने वाले लोग रहते हैं। मुझे देशद्रोही कहते हैं, गद्दार कहते हैं, भारत मां को डायन कहने वाला कहते हैं, मेरे सर की कीमत लगाते हैं, मेरी जबान की कीमत लगाते हैं। और मैं मासूम बेटियों को पढ़ाता हूं, बच्चों को पढ़ाता हूं, मैं स्कूल बनाता हूं गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, उनसे फीस नहीं लेता। सीबीएसई बोर्ड के स्कूल में 20 रुपया फीस लेता हूं। मैं एक विश्वविद्यालय चलाता हूं कमजोरों के लिए, गरीबों के लिए, और दिन रात ये सुनता हूं कि देशद्रोही है, गद्दार है। और देखो, वही शख्स जिससे न जाने कितने लोग उसके नाम से, उसके काम से नफरत करते हैं। मेरा मकान, यहां बैठे हुए तमाम लोगों ने देखा है, मेरे मकान के पास एक बहुत बड़ा पार्क है और उसका बहुत शानदार दरवाजा है। मीडिया के लोग जब मुझसे बात करने आते हैं तो उस दरवाजे पर रुककर मेरे घर की घंटी बजाने के लिए बेल देखना चाहते हैं। और जब उन्हें दरवाजे पर बेल नजर नहीं आती तो मेरे मोहल्ले के लोगों से पूछते हैं कि खान साहब के इस महल की घंटी कहां से बजती है? तो बताते हैं कि नहीं, ये उनका महल नहीं है, ये तो पार्क है। उनका घर तो और अंदर गली में जाकर आता है। मैं वहां रहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा मुकाम महल ना हो, आलीशान आरामगाह ना हो। मेरा मुकाम एक रिक्शा चलाने वाले के टूटे हुए दिल के अंदर हो। मेरी याद एक नस्ल से लेकर दूसरे नस्ल के कारवां तक अखिलेश यादव जी के दिल के अंदर हो। और अगर हम ये जगह हासिल नहीं कर सके तो हमारी 5 दहाइयों की मेहनत बेकार चली गई। दोस्तों, क्यों कही है ये बात आपसे? इसलिए कही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे रहने के लिए 5 सितारा होटल में बहुत से कमरे रखे थे, बहुत से कमरे। लेकिन सुंदरलाल इंटर कॉलेज में जो मेरे गुरु थे, जिनका नाम रहमत अली नहीं है, जिनका नाम मोहम्मद यूनुस नहीं है, मेरे गुरु का नाम गजेंद्र शर्मा जी है। और वो हिंदुओं के मोहल्ले में रहते हैं जहां कोई मुसलमान नहीं रहता। ये मोस्ट हेटेड पर्सन, जिसका सर उतारना चाहती है आरएसएस, जबान काटना चाहती है, इनाम रखती है। वो गुजरी रात एलानिया अपने गुरु के घर में ठहरा था, हिंदू के घर में, हिंदुओं के मोहल्ले में, और मुझे अपनी जान का कोई खतरा और कोई डर नहीं था। ये है हिंदुस्तान, ये है मेरा भारत महान। वो भारत महान नहीं है जिसमें ट्रेन से उतार कर लोगों के पेट चाक कर दिए जाएं और उसके अंदर खाना तलाश कर दिया जाए। वो भारत महान नहीं है। इसलिए साथियों, हम आज के सम्मेलन को अपनी मंजिल की शुरुआत मानते हैं। हम बहुत दुखी मन से आते हैं आपके बीच।
हम बेहिस इंसान नहीं हैं। हमें मालूम है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का दिल कितना भारी है। आज जिस महान व्यक्ति को आज यहां होना चाहिए था, उनकी खैर मौजूदगी आज सभी के दिलों पर बहुत भारी है। लेकिन अजीजों, कुछ सवालों का जवाब हमें आपसे भी चाहिए, और हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी कहना चाहते हैं, ये हम अपनी अर्जदाश्त, अपना गम, अपनी उमंग, अपनी उम्मीद हम आपके दरमियान बिलाना चाहते हैं। और एक बार फिर राज्य सम्मेलन की उस बात को हम आपके बीच रखना चाहते हैं कि हमारे दिल का जख्म बह रहा है, इसे नासूर बनने से रोकिए। हिंदुस्तान की आजादी के 70 साल, आजादी के सपने के बाद के 70 साल हमारे लिए सुकून के 70 बरस नहीं थे। अखिलेश जी, हिंदुस्तान की दूसरी आबादी का दर्द महसूस करें आप। मेरे बड़े भाइयों, मेरी टोपी की लाज रखो आप। ये दस्तार अगर गिर गई तो देश महान नहीं रह जाएगा। टीपू सुल्तान की कुर्बानी और अशफाकुल्लाह खां की कुर्बानी पर इतिहास क्या कहेगा, आप सोचो। मैं आज ये दर्द एक बार फिर दोहराना चाहता हूं। बहुत कुछ गिर गया, और जो गिराने का इरादा है उसे बचा लो आप। बहुत बड़ी ताकत आपके पीछे खड़ी है, शायद आपको उस ताकत का अंदाजा नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत कुछ करने के बाद आपने खो दी, ये सच है। लेकिन जो सरकार है वो सरकार नहीं है, वो सरकश सरकार है। उस सरकार से किसी को इत्तेफाक नहीं है। उस सरकार की आम इंसानों के बीच कोई मान्यता नहीं है। आप इस सच से भी वाकिफ हो। 6 महीने गुजरने के बाद भी वो सरकार ये नहीं बता सकी कि वो भी सरकार है। इसलिए अखिलेश जी, हमारे नौजवान, कल की उम्मीद, हमारे अरमान, हमारी आस, 130 करोड़ हिंदुस्तान के धड़कते हुए दिल की धड़कन से कहना चाहता हूं कि संभालो बागडोर। खौफ, डर, कल क्या होगा, सीबीआई की जांच, ये सब आपके इरादों को, आपके मजबूत कदम को रोक नहीं सकती। सबक लो समाजवादियों, बिहार से सबक लो। लालू यादव जी पर कौन सा सितम नहीं ढाया गया, लेकिन सीबीआई और ईडी का खौफ लालू यादव जी के कदमों को डगमगाने में कामयाब नहीं हो सका। और याद रखो, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। जुल्म की इंतहा है, जुल्म की इंतहा है। जुल्म किसके साथ होने वाला है? आपके साथ नहीं, इस स्टेज पर बैठे हुए बहुत से लोगों के साथ नहीं। ये जुल्म हम पर होने वाला है, और हम जानते हैं कि हमारे साथ जुल्म होने वाला है। हम जानते हैं कि आने वाला चुनाव और उसकी इबारत हमारे खून से, हमारे लहू से लिखी जा सकती है। हम ये जानते हैं कि गुजरात अपनी सरहदें तोड़कर बाहर निकल सकता है, ये हम जानते हैं। लेकिन याद रहे फाशिस्टों, तुमको भी याद रहे, तुमको भी याद रहे, और ये सबक हमको भी याद रहे कि खून के धब्बे
मासूमों की चीखें और बेवाहों की आहें हमसे हिंदुस्तान की मोहब्बत का आज़म छीन नहीं सकती। हम कल भी हिंदुस्तानी थे, हम आज भी हिंदुस्तानी हैं। और याद रखो फाशिस्टों, जिस तरह मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को पाकिस्तान नहीं ले जाया जा सकता, उसी तरह आजम खान और इस देश में रहने वाले करोड़ों इंसानों को पाकिस्तान नहीं ले जाया जा सकता। ये वतन हमारा है, हमारा है, हमारे पूर्वजों का है ये वतन। इस वतन से हमें बेदखल नहीं किया जा सकता। और जब हमें इस वतन से बेदखल नहीं किया जा सकता, मैं तो ये कह चुका हूं कि अगर हमारी वजह से देश को कोई परेशानी है, लगता है मोदी जी आपको कि हमारे वोट से सरकारें बदल जाती हैं, हिम्मत करो, हिम्मत करो। बादशाह चुनौती देकर कहता हूं, हिम्मत करो बादशाह, मुसलमानों से वोट का अधिकार छीन लो, छीन लो अधिकार। और यह भी चुनौती से कहता हूं कि जिस दिन भारत के मुसलमानों से उनके वोट का अधिकार छीन लोगे, उस दिन तुम्हारे हाथ में सत्ता नहीं रह जाएगी, हरगिज़ नहीं रह। मजबूर मत करो हमें जहर खाने के लिए, बादशाह मजबूर मत करो। रोहिंग्या मुसलमानों की वजह से हमारे ऊपर किसी जुल्म का मंसूबा तैयार मत करो। बताओ, पत्रकार लंकेश की हत्या क्यों हुई और उसका हत्यारा कौन है, बताओ। और ये कैमरे वालों, हमसे बहुत प्रेम करते हो आप, सारा दिन एक टीवी है जिसके साथ अंग्रेजी में हिंदुस्तान का नाम लिखा हुआ आता है, टाई लगाते हैं उसके मालिक साहब, टाई लगाते हैं और मेडिकल कॉलेजों का अपने दलालों से सौदा कराते हैं। एक चैनल है जिस पर एक बहुत सुंदर व्यक्ति सारा दिन उपदेश देते हैं जैसे कोई महात्मा हो। 500 करोड़ की दलाली में 6 महीने जेल काट कर आए हैं। ये उपदेश देने वालों, हमारे पास तो 1 मिनट का इश्तिहार देने का भी पैसा नहीं है, लेकिन ये हमारा सौभाग्य है, आपके चैनल सारा दिन हमें गाली देते हैं। हम कहते हैं खूब गाली दो, यूं कि जब तुम गाली देते हो तो मेरा कमजोर रिक्शा वाला कहता है शाबाश आदम खान, शाबाश। मैं कहता हूं खूब गाली दो, जितनी तुम गाली देते हो उतनी मेरे कमजोर हाथ की मुट्ठियां मजबूत होती हैं। मेरी तारीफ मत कर देना, मेरी तारीफ करोगे तो ये बंद मुट्ठियां खुल जाएंगी और मेरा कमजोर पत्थर तोड़ने वाला कहेगा कि चैनल बिका था, अब खान भी बिक गया। इसलिए ताकत बनो, ताकत बनो नौजवानों, बुजुर्गों, ताकत बनो, समाजवादी इतिहास की ताकत बनो, आने वाले समाजवादी कल की ताकत बनो। अपने गुजरे हुए कल से सबक हासिल करो। याद करो, फ्रिज से गोश्त निकालकर यह तय कर दिया गया कि यह गोश्त किस जानवर का है और फिर बेगुनाह की जान ले ली गई। देश के चलाने वालों, बताओ किस गुनाह की सजा है यह हमारी? लोग तो न जाने क्या क्या सौदा कर लेते हैं। लोग हमारे कातिल के साथ, गुजरात के कातिल के साथ खाना खाते हैं, चाय पीते हैं।
हमारे कातिल के साथ अपनी महफिलों की शान बढ़ाते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ये हमारा कलेजा है कि मसीहा भी हमारा और कातिल भी हमारा। हम आपसे कहने आए हैं, हम आपसे कहने आए हैं, इस मुसलमान का सब्र, मुसलमान की बर्दाश्त और आपके लिए, आपके वालिद मोहतरम के लिए मुसलमानों की मोहब्बत की इंतहा क्या है, बावजूद इसके कि मसीहा भी आप और नेता भी आप। हम सिर्फ आपसे ये उम्मीद करते हैं, और आपसे उम्मीद ही नहीं करते हैं, आपसे ये अहद चाहते हैं कि कोई हालात हो, ईडी का डर, सीबीआई का खौफ, या तक कि खुदा न करे आपकी जान तक लेने का अगर मंसूबा हो, तो अखिलेश जी आपके कदमों में लग़्ज़िश नहीं आना चाहिए। कोई हो या न हो, याद रखना आप कि वो कोई आपके काम नहीं आएगा, वो कोई आपके काम नहीं आएगा जो सीबीआई से डर गया, जो ईडी से डर गया, जो पुलिस से डर गया, जो अपने भविष्य से डर गया, वो आपके काम नहीं आएगा। काम आपका एक पसीना और खुदा न करे आपके लहू की एक बूंद लाखों मुसलमानों के लहू और उनकी मौत का कारण बन जाएगी। बादशाह याद रहे, सिर्फ हिंदुस्तान की आंखें नहीं हैं जो इतिहास देख रही हैं, पूरी दुनिया की आंखें खुली हुई हैं, और पूरी दुनिया ये जानती है कि डीमोनेटाइजेशन के नाम पर और हम कमजोरों के साथ जुल्म के नाम पर हिंदुस्तान की पूरी दुनिया में क्या हैसियत है। मत बदनाम करो। और नौजवानों, तमाम राजनीतिक दलों पर नजर डालो। आज देश की गद्दी उसके पास है जिसके पास कभी गुजरात की गद्दी होती थी। अरे आओ तय करो, हिंदुस्तान का दिल गुजरात नहीं है, हिंदुस्तान का दिल उत्तर प्रदेश है। उसके हाथों में देश ले जाओ जिसके पास उत्तर प्रदेश की गद्दी थी, हिंदुस्तान उसके हाथों में सौंपने की तैयारी करो। हीन भावना छोड़ो, एहसास कमतरी का लबादा अपने कांधों से उतार कर फेंको और यकीन दिलाओ और यकीन हासिल करो कि आप पर कभी ये उंगली न उठे कि किसी फाशिस्ट के साथ आपने समझौता कर लिया। कोई फाशिस्ट, कोई जालिम, कोई हमारा कातिल आपकी चौखट से होकर गुजर गया, बस ये यकीन हो जाए। हम अपने मालिक की कसम खाकर कहते हैं, आपका पसीना हमारा खून और आपका मुस्तकबिल हिंदुस्तान की खुशहाली। मैं फिर कहना चाहता हूं, हम बहादुर शाह जफर की नस्ल हैं, वो हैं हमारे पूर्वज। 2 गज जमीन भी मिल न सकी कुएं यार में, हम वो हैं। हम सुल्तान टीपू की नस्ल कहलाए जा सकते हैं जिसने अपने मासूम बच्चे अंग्रेजों के पास गिरवी रख दिए थे। हमसे हमारी गैरत का सवाल मत करो। अगर कोई सवाल हमसे करना है तो अखिलेश जी आप करो। अगर आप ये समझते हो कि हम आपकी राजनीति के लिए नुकसानदेह हैं, तो हम कसम खाकर कहते हैं, आप अभी कहो, हम हमेशा के लिए इस पिंडाल से चले जाएंगे, हमेशा। हमने जवानी की, अपनी जवानी की तस्वीर के साथ आज तक का लंबा सफर आपके साथ तय किया है। हमें आपके बहुत अच्छी बातें याद हैं। हमें याद है जब मोहतरम मुलायम सिंह यादव जी का जन्मदिन मनाया गया था और आप तशरीफ लाए थे, वो दिन हमें याद है।
हमारी यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह किया था, वो दिन याद है। मेडिकल कॉलेज का संग बुनियाद रखा था, याद है। बहुत कुछ आपने हमको दिया। हमें सब याद है, हमें सब याद है। और जब हमें अखिलेश जी ये याद है, तो हमें ये भी याद है कि हमें आपके साथ रहना चाहिए।